जब इंसान थका हुआ होता है तो दूसरी मखलूक़ात जैसे जिन भूत वगैरह उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ के लम्हे। अगर आप भी स्टोरी सेंड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की स्टोरी मुझे उस्मान भाई ने कराची से भेजी है, तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आज जो वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और अजीब वाक़या है। मेरे चचा का बेटा यानी मेरा कज़न हसन, उसकी शादी थी। पिछले 2 दिन से पूरा ख़ानदान इस शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। मैं मेहंदी और बारात का फ़ंक्शन में शामिल हुआ था, लेकिन वलीमे के दिन मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। उस दिन मुझे एक अर्जेंट काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने सोचा था कि सुबह तक सब काम निपटा लूँगा और शाम को वलीमे में टाइम पर पहुँच जाऊँगा, लेकिन काम इतना लंबा हो गया कि वापस निकलते निकलते सूरज ढल चुका था। मैं गाड़ी तेज़ चलाता हुआ अपने शहर की तरफ आ रहा था। दिल में सिर्फ ये था कि जल्दी पहुंच जाऊं, वरना वलीमा मिस हो जाएगा। काम और सफ़र की वजह से थकन से चूरो चूर था, नींद भी आ रही थी, लेकिन दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जल्दी पहुंचना है, नहीं तो हसन नाराज़ हो जाएगा। जब मैं अपने शहर के करीब पहुंचा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। मैंने सोचा अगर पहले घर जाके तैयारी करूंगा तो टाइम निकल जाएगा। मैंने डिसाइड किया कि सीधा हॉल चलता हूँ। मेरी कार हॉल के सामने जाकर रुकी। बाहर से वो बिल्डिंग देखकर अजीब सी फीलिंग आई। मैरिज हॉल का नाम मैंने पहले सुना था, गुलबर्ग मैरिज हॉल, लेकिन कभी वहाँ गया नहीं था। वो एक पुरानी सी इमारत थी जिसका पेंट उतरा जा रहा था। दरवाजे के पास झलमलाते हुए बल्ब लगे हुए थे जिनकी रोशनी बहुत कम थी। मैंने सोचा शायद बिजली का मसला होगा, वरना शादी हॉल तो चमक धमक से रोशन होते हैं। लेकिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और सीधा अंदर चला गया। अंदर कदम रखा तो मैंने जो मंजर देखा उससे थोड़ी तसल्ली हुई। हॉल के अंदर कुर्सियां लगी हुई थीं, स्टेज सजा हुआ था और फैमिली मेम्बर्स बैठे थे। मेरे कज़न्स, रिश्तेदार सब वहाँ थे, लेकिन सब कुछ फिर भी थोड़ा अलग था। जब मैं उनके पास गया तो सब ने मुझे मुस्कुरा कर देखा, लेकिन वो मुस्कुराहट कुछ अलग थी। जैसे उनके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बिल्कुल संजीदगी। मैंने सोचा शायद मेरी थकन और डिम लाइट की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। स्टेज पर मेरा कज़न हसन बैठा था। उसने सफ़ेद शेरवानी पहनी हुई थी। उस सफ़ेद शेरवानी में वाकई ही बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगा सब ठीक है, शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं फंक्शन चैन से एंजॉय करूंगा। मगर अभी मैं कुछ ही देर वहां बैठा था कि मेरी पॉकेट में फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन देखी तो कॉल हसन का था, यानी उसी कज़न का जो स्टेज पर मेरे सामने दूल्हा बनकर बैठा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगीं। मैंने हल्की सी झिझक के साथ कॉल उठाई और फ़ोन में हसन की आवाज़ आई, उस्मान तुम कहाँ रह गए हो? सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी पहुँचो। मेरी रूह कांप गई। आंखें तुरंत स्टेज की तरफ गईं। वहाँ हसन बिल्कुल मेरे सामने बैठा था। मैंने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दी और जैसे ही कॉल कट हुई माहौल बदल गया। हॉल के अंदर बहुत गहरी खामोशी छा गई। पहले जो हल्की हल्की बातें हो रही थीं वो सब रुक गईं। मुझे ऐसे लगा जैसे सब लोग उठकर मेरी तरफ देख रहे हों। सब लोग बस सीधा मुझे घूर रहे थे। मैं लरज़ उठा। मैंने हिम्मत की और हॉल का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा हिल भी नहीं रहा था। पीछे से अचानक खामोशी और गहरी हो गई, जैसे सारी आवाज़ें एकदम गायब हो गई हों। बस हल्की सी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सब फैमिली मेम्बर्स अभी भी कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन सबकी आंखें मुझे ही घूर रही थीं। किसी की पलकें तक नहीं झपक रही थीं। मैं संभल कर हॉल के बीच से गुजरते हुए स्टेज की तरफ चला गया, जहां हसन बैठा था। जब मैं स्टेज के करीब गया तो हसन ने धीरे से अपना सर उठाया और सीधा मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, वो बिल्कुल खाली थीं, जैसे कोई खोखला गड्ढा हो। उसने एक जुमला कहा, तुम फंस चुके हो। मेरी सांसें रुक गईं। उस वक्त मेरी पॉकेट में फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। कॉल हसन की ही थी और वो कह रहा था, उस्मान जल्दी आओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, कुछ तो बताओ तुम हो कहाँ। मुझे लगा मेरा दिमाग फट जाएगा। एक हसन मेरे सामने स्टेज पे था और दूसरा फ़ोन पे मुझसे बात कर रहा था। मैंने घबराकर फ़ोन बंद कर दिया और पीछे हटने लगा, लेकिन उस वक्त हॉल के अंदर बदबू फैल गई और वो लोग जो कुर्सियों पर बैठे थे धीरे धीरे उठने लगे।
उनकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं, जैसे धागों से उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था, जैसे वो कोई पपिट हों। मेरी टांगें कांप रही थीं। मैंने फिर से दरवाज़ा ज़ोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस वक्त अचानक मुझे हॉल के एक कोने में एक दरवाज़ा नज़र आया, जो पहले मुझे कभी नहीं दिखा था, जैसे वो अचानक वहाँ बन गया हो। मैंने हिम्मत की और उस तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं उस नए दरवाजे के पास पहुँचा, मुझे पीछे से अपने छोटे भाई अदील की चीख सुनाई दी, भाई रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। मैंने पीछे देखा तो मेरी आंखें फट गईं। उस वक्त वो बिल्कुल सूखा, काला और अजीब सा था, लेकिन मैं सिर्फ उस दरवाजे की तरफ भागता गया। दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया तो वो खुल गया और मैं अंधेरे से भरी एक लंबी गैलरी में दाखिल हो गया। वहाँ बहुत सर्दी थी, ऐसी सर्दी जैसे मैं बर्फ़ के बीच खड़ा हूँ। मैंने पीछे देखा, हॉल का दरवाज़ा बंद हो चुका था और अब मैं उस अजीब गैलरी में अकेला था, जहाँ से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थीं। गैलरी बहुत तंग और लंबी थी। दोनों तरफ दीवारें और दीवार पर लटकी हुई 2-3 ट्यूबलाइट्स, जो हर दूसरे सेकंड झपकतीं और बंद हो जातीं। मैंने खुद को तसल्ली दी कि एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल में एक डर भी था कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगा या नहीं। गैलरी में हर कदम ऐसे गूंजता था जैसे मैं किसी सुरंग में हूँ। अचानक मुझे अपना नाम सुनाई दिया, उस्मान। मैं एकदम से रुक गया। इतनी ठंडक के बावजूद मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। आवाज़ मेरी अम्मी की थी, बिल्कुल वैसे जैसे वो मुझे बुलाती हैं। मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। रोशनी झलमलाती थी और हर झलक के साथ लगता था जैसे कोई दीवार से अपना चेहरा निकाल रहा हो। कई बार मुझे अपने कज़न हसन का चेहरा दिखाई दिया, कभी अदील का, कभी अपने मरहूम दादा का। फिर एक पल ऐसा आया कि मेरी रगों में खून जम गया। गैलरी की दीवार से आधी बॉडी निकलकर एक औरत दिखाई दी, सफ़ेद कपड़ों में, बाल खुले हुए और सिर्फ आधा चेहरा, और उसकी आंखें बहुत खौफनाक थीं, बिल्कुल काले अंधेरे जैसी। उस वक्त पीछे से फिर से अदील की चीख सुनाई दी, भाई रुक जाओ। मैंने झट से पीछे देखा तो गैलरी बिल्कुल खाली थी, ना अदील ना वो औरत, बस अंधेरा और ठंडी हवा। मैंने भागना शुरू कर दिया। पैर बार बार फिसल रहे थे जैसे ज़मीन गीली हो। गैलरी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मुझे लगता था मैं वापस वहीं आ जाता हूँ जहाँ से चला था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सामने एक बड़ा दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा पुराना सा लोहे का था, जिसमें जंजीरें लटकी हुई थीं। मैंने सोचा ये एग्ज़िट होगा, इससे निकल गया तो बच जाऊंगा। मैंने सारी ताकत लगाकर दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया। दरवाज़ा खुला और मैं पूरी ताकत से भागता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन वहाँ का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं वापस उसी हॉल के अंदर था। स्टेज सामने था, हसन वहीं बैठा था और पूरा ख़ानदान फिर से कुर्सियों पर था और सब एक साथ उठकर मेरी तरफ चलने लगे। सबके चेहरे धीरे धीरे काले और बेशक्ल हो रहे थे। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया और फिर उस वक्त हॉल की सब लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। मैं बिल्कुल बेहिस हो गया था। अचानक एक सर्दी की लहर मेरी पीठ से गुजरी, जैसे किसी ने ठंडी उंगलियां मेरे कंधे पर रखी हों। फिर हॉल के कोने कोने से आवाज़ें आना शुरू हो गईं, पहले धीमी और फिर तेज़। उस्मान, रुक जाओ। वो मेरा नाम ऐसे पुकार रहे थे जैसे मैं उनका शिकार हूँ। मैं हॉल के दरमियान में खड़ा था कि अचानक कुर्सियाँ अपने आप हिलने लगीं, एक एक करके गिरती गईं। हॉल की खामोशी में कुर्सियों के गिरने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई तूफ़ान आ गया हो। फिर टेबल्स हिलने लगीं, प्लेट्स टूटने की आवाज़, ग्लास शटर होने की आवाज़ें, और फिर किसी औरत की तेज़ चीख, जो इतनी तेज़ और खौफनाक थी कि मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो चीख मुझे फिर भी सुनाई दे रही थी। मैं भागकर स्टेज के पास गया, इस तलाश में शायद बाहर निकलने का कोई दरवाज़ा हो। लेकिन जैसे ही स्टेज पर कदम रखा, नीचे की लकड़ी हिलने लगी, उस पर से खून रसने लगा, जैसे स्टेज के अंदर किसी के जिस्म दबा हो। मैं फिर पीछे हटा और भागकर एक कोने में खड़ा हो गया। हॉल के अंदर सब कुर्सियाँ और टेबल्स हवा में तैर रही थीं। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पैर खींच रहा है। नीचे देखा तो ज़मीन से काली स्याह बाजुएं निकलकर मेरे पैर खींच रही थीं, जैसे ज़मीन के अंदर से लाशें मुझे खींच रही हों। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया,
छोड़ो मुझे, अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो। तब मुझ में एक हिम्मत आई। मैंने ज़ोर से अपना पैर छुड़वाया और दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। दरवाज़ा फिर से बंद था, लेकिन इस दफ़ा मैंने बिना सोचे समझे अपना कंधा दरवाजे पर ज़ोर से मारा। एकदम से दरवाज़ा खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से लॉक खोल दिया हो। मैं हॉल से बाहर निकला और कार की तरफ भागा। बाहर रात का अंधेरा था, ठंडी हवा तेज़ चल रही थी। मेरी कार वहीं खड़ी थी जहां मैंने छोड़ी थी। मैंने जल्दी से डोर खोला, गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उस वक्त एक मंज़र देखकर मेरी रूह कांप गई। कार के शीशे में मेरे पीछे हॉल का मंज़र दिख रहा था। हॉल के सामने सारी फैमिली खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे इंसानों के नहीं थे। सबके चेहरे काले बेशक्ल थे और वो सब एक साथ मुझे घूर रहे थे। मैंने ज़िंदगी में कभी कार इतनी तेज़ नहीं भगाई। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया और रोड पर निकल पड़ा। मैं सिर्फ कार चला रहा था, आंखों में आंसू और दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। मैं अपने घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ गाड़ी में बैठा है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। मुझे लगा कि कार के पीछे सीट पर कोई बैठा हुआ है। पहले अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि एक परछाई बैठी है। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और बिल्कुल सीधी आंखें। मैंने घबरा कर मिरर को नीचे कर दिया ताकि मैं सिर्फ रोड पर फोकस करूं। रात की ठंडी हवा और सड़क की खामोशी और ज़्यादा डरावनी लग रही थी। हर स्ट्रीट लाइट का साया ऐसे लगता जैसे कोई आदमी रोड साइड खड़ा हो। मैं बिना रुके घर पहुंच गया और अंदर भाग गया। घर अंदर से रोशन था। मैं सीधा अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिर गया। सांस फूली हुई थी, गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। थोड़ा संभलने के बाद मैंने फ़ोन उठाया और अपने छोटे भाई अदील को कॉल की। अदील, जल्दी घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अदील ने बस इतना कहा, भाई फ़िक्र मत करो, मैं अभी फ़ाहद को लेकर आता हूँ। मैं बताता चलूँ कि फ़ाहद भी हमारा एक क्लोज़ कज़न है। कुछ देर बाद दोनों आ गए। घर के गेट पर जैसे ही उनकी बाइक रुकने की आवाज़ आई, मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, वो दोनों अंदर आए। अदील ने मुझे देखा और हैरान रह गया। भाई, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? क्या आपके साथ कुछ हुआ है? मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया। अदील ने मेरी बात सुनी और फिर फ़ाहद की तरफ देखा। फ़ाहद ने सिर्फ इतना कहा, उस्मान, तुम्हें हेलोसिनेशन हुआ होगा। थकन और टेंशन में ऐसी चीज़ें लगती हैं। चलो, मैं और अदील तुम्हारे साथ वापस हॉल चलते हैं। वहाँ सब नॉर्मल है, तुम बस घबरा गए हो। मैंने मना किया, नहीं, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा। तुम समझते नहीं हो, वो जगह नॉर्मल नहीं है। लेकिन अदील ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, भाई तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। अगर तुम वापस नहीं गए और नहीं देखा तो तुम्हें हमेशा लगेगा कि वो सब हकीकत थी। चलें, अभी चल कर देखते हैं। मैं फ़ाहद तुम्हारे साथ हैं। मैंने डर के बावजूद हाँ कर दी। हम तीनों कार में बैठे और मैंने फिर से हॉल का रुख किया। रोड बिल्कुल खाली थी। जिस वक्त हॉल नज़र आया, मेरा दिल फिर तेज़ तेज़ धड़कने लगा। लेकिन अदील और फ़ाहद पुरसकून थे। जब कार बिल्कुल हॉल के सामने रुकी, हॉल बिल्कुल वैसे ही था जैसे मैं छोड़ कर आया था। अंधेरा और वो पुरानी इमारत। मैंने कहा, देखो, यही है वो जगह, यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। अदील ने हंसते हुए कहा, भाई तुम बस घबरा रहे हो, आओ चल कर देखते हैं। हम तीनों हॉल के अंदर गए और जैसे ही अंदर कदम रखा, मेरी रगों में खून जम गया। स्टेज वहाँ था, लाइट्स वैसे ही थीं और कुर्सियों पर सारे लोग बैठे हुए थे। हसन भी स्टेज पर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले देखा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, अदील और फ़ाहद भी वहाँ बैठे थे, मेरे भाई और कज़न। मेरी सांस रुक गई। मैंने अपने पास देखा। जो अदील और फ़ाहद मेरे साथ खड़े थे, वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान इंसानी नहीं थी और उनकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन दरवाज़ा फिर से बंद हो चुका था। हॉल की लाइट्स धीरे धीरे बुझने लगीं। सिर्फ स्टेज पर लाइट थी, जहाँ से हसन मुझे घूर रहा था। उसने अपनी उंगली उठाई और मुझे बुलाया। मेरे पैर जम गए। अचानक पूरी ऑडियंस जो कुर्सियों पर बैठी थी, धीरे धीरे खड़ी होने लगी। उनका एक साथ उठना ऐसा था जैसे कोई लाशें एक साथ ज़िंदा हो रही हों। उनकी आंखें भी काली थीं। वो सब मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने पीछे मुड़कर अदील और फ़ाहद को पुकारना चाहा, लेकिन जो मेरे साथ आए थे वो अब वहाँ नहीं थे। मैं ज़ोर से दरवाजे पर धक्का मार के चीखा और एकदम से दरवाज़ा खुल गया। मैं कार की तरफ भागा।
कार स्टार्ट की और बिना पीछे देखे सड़क पर निकल गया। मुझे पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं सिर्फ ड्राइव करता रहा, लेकिन कुछ दूर जाके मेरी कार खुद ब खुद बंद हो गई, सड़क के बीच में। मैंने जितना भी स्टार्ट करना चाहा, लेकिन इंजन ऑन ही नहीं हुआ। और फिर किसी ने ज़ोर से विंडशील्ड को खड़काया। मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा अदील और फ़हद खड़े थे। वही मुस्कान, वही काली आंखें। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल के कमरे में था। एक नर्स सामने खड़ी थी और मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ कैसे पहुँचा। कुछ देर बाद हसन, अदील और फ़हद कमरे में आए, लेकिन इस दफ़ा वो रियल थे। उनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। अदील ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भाई तुम ठीक हो? कल रात तुम सड़क के बीच बेहोश मिले थे। किसी गाड़ी वाले ने तुम्हें उठाकर यहाँ पहुँचाया। ये सुनकर मैंने कहा, तुम कल मेरे साथ घर से हॉल गए थे और फिर तुम दोनों गायब हो गए। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मुझे कहा, हम तो कल रात से घर पर थे, बल्कि फ़ंक्शन से भी जल्दी आ गए थे तुम्हारी वजह से। तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारा नंबर ऑफ था। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। उस रात के बाद से मैं अकेले कभी सफ़र नहीं करता, ना ही कहीं जाता हूँ। ये थी आज की स्टोरी। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और स्टोरी के बारे में कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।